बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आज आप एनर्जी के साथ या मोटिवेशन के साथ अपने ऑफिसेज़ या अपने काम पे जाने के लिए तैयार होंगे। और हम भी आज कोशिश करेंगे जी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करें, लेकिन सबसे पहले जो आज हमने बात करनी है वो मकबूजा कश्मीर का जो सियाहती मकाम है पहलगाम, उसमें हमले ने एक बार फिर जी जनूबी एशिया को शदीद सफारती और सिक्योरिटी बहरान की दहलीज पर ला खड़ा किया है। भारतीय हुकूमत ने जी इस हमले का इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान पर आयद करते हुए ना सिर्फ सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया है, बल्कि अटारी चेक पोस्ट बंद करने, साख वीज़ा सहूलत ख़त्म करने, पाकिस्तानीज़ के जो वीज़ाज़ हैं उनको मनसूख करने और सफारती अमले को महदूद करने जैसे इंतहाई इक़दाम का भी ऐलान कर दिया है। भारत ने मौजूद जी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया है और भारत के इस जारहाना मौक़िफ़ के जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है। ये सूरत हाल जी ओवरऑल ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या सिफारती ताल्लुकात हैं उसके लिए एक संगीन धचका है, बल्कि आलमी सतह पे भी ये बहुत ज़्यादा कंसर्न्स क्रिएट कर रहा है और कर चुका है। भारत के जो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, सिंध-तास माहिदा ख़त्म होना हो, उसमें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो या दीगर मसाइलों में, इस सब पे तज्ज़िया लेंगे। हमारे साथ हमजा रफ़त हुसैन साहब मौजूद हैं, माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर के, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहायत अफसोसनाक वाक़या है जिसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर लगाना और फिर जो हीले बहाने करना, सिंध-तास मुआहदा या दीगर चीज़ें जो एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने के हवाले से इंडिया क्या रहा है, क्या तज्ज़िया है इसका जी आप? देखिए, बिल्कुल भी हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडाई यही रहा है कि जब भी कोई उनका इंटेलिजेंस फेलियर होता है या वो दहशतगर्दों को सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर सकते तो वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालते हैं। मैं आपकी थोड़ी सी जो अटेंशन है, मैं काफ़ी सदियों पहले की मैं आपको ज़रा बात बताता हूँ कि 2000 में जब अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन भारत आए थे तो उस वक्त भी उससे पहले, उस दौरे से पहले अटैक्स हुए थे। अभी जेडी वैंस जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने हिंदुस्तान को दौरा किया और उसके बाद अटैक्स हुए हैं। उस वक्त 2000 में हुआ ये था कि इंडिया ने दे वर ऑब्वियसली क्विक टू ब्लेम पाकिस्तान। यहाँ पे भी ट्रांजिशन चल रही थी, एक सिविलियन गवर्नमेंट के बाद एक मिलिट्री गवर्नमेंट आ रही थी। उन्होंने ब्लेम जरूर किया था, पर हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें और कश्मीर के अंदर से आवाजें निकल रही थी कि हिंदुस्तान का ये खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और उसके बाद थे जो इस तरह के जो इंडियन इंटेलेक्चुअल थे जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, उनको मजल आउट किया गया था उस वक्त की हुकूमत में। अब मैं आ जाता हूँ जी 2025 की बात। ये पहलगाम का एरिया है, पहलगाम का जो एरिया है ये एक टूरिस्ट एरिया है। सबसे पहले बात यह है कि 2019 के अंदर जो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के जो एब्रोगेशन के बाद हिंदुस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था इस टेरिटरी को। तो मैं दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करता, जाहिर बात अफसोस होता है जब दोनों साइड के ऊपर लाशें गिरती हैं, पर आपने एक ऑक्यूपेशन इतना सस्टेन तरीके से किया है कि उसकी वजह से एक ब्लो बैक आया है। आपको चाहिए कि ऑपरेशंस को और ये जो ऑक्यूपेशन है इसको खत्म करके कश्मीरियों के एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर जो प्लेबिससिट का वादा किया गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उसके ऊपर ज्यादा जोर दीजिए। पर मोदी की हुकूमत ये कर नहीं रही। अब क्या हुआ है कि पहलगाम का जो अटैक है ये एक रेजिस्टेंस फोर्स है। रेजिस्टेंस फोर्स एक तंजीम है जिन्होंने इस अटैक को क्लेम किया है। अब उसका लिंक पाकिस्तान के साथ ड्रॉ करना, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इंडिया की तरफ से इस तरह की फैलेसीज आई हैं पहले, और फैलेसीज इस वजह से ये लोग प्रमोट करते हैं क्योंकि ये एक सेंसेशनलिस्ट मुल्क है। इन्होंने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क और एक पराया मुल्क, जो पराया स्टेटस जिसका मुल्क का है, वो करार देना ही देना आलमी सतह के ऊपर। तो बिल्कुल भी हैरानगी की बात नहीं है। जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सस्पेंड नहीं किया तो डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने की बात की गई, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात की गई, ये बेसिकली नी जर्क रिएक्शंस होते हैं एक रोग स्टेट की तरफ से जो नहीं चाहता कि ताल्लुकात उनके हमसाय मुल्कों के साथ अच्छे हों। और दहशतगर्दी का अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने कंडोलेंसेस भी भेजी हैं। अगर आप फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट को उठा के देखें, हमने कंडोलेंसेस भी भेजी है। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? ये बेसिकली एक सस्टेन्ड कैंपेन है। और अरमाला, आप देखें जरा सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की फॉल्स डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है, डिसेमिनेट की गई है फार राइट वॉइसेस की तरफ से, राइट विंग वॉइसेस की तरफ से, ये दिस इज जस्ट अ सस्टेन्ड कैंपेन। हाँ जी, दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान में हो, भारत में हो, अफगानिस्तान में हो, कहीं भी हो, हम कंडेम करते हैं। पर इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करना ये बिल्कुल भी हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडाई रहा है।
यू आर सो राइट कि माजी के अंदर भी ये रहा है। अभी आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से बात की है और पहले भी अभी भी बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जी ये भी एक उस पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है और जितने एक्सट्रीम स्टेप्स जिसमें हम सिंतास मायदे का डिस्कस कर रहे हैं या सफारत खाने के हवाले से बात करें, इवन पाकिस्तानी इसको 48 आवर्स के अंदर निकलने का हुक्म दिया है, जो भी इंडियन हुकूमत ने कहा है, फैसला किया है और कह दिया है, ये सारे वो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं हमजा जो कि इंडिया हमेशा से बहाने तलाश करता आया है इन चीज़ों के ऊपर, कंट्रोवर्सीज को क्रिएट कर और उसको फिर इस तरीके से आगे दुनिया के सामने। अब पाकिस्तान आप क्या समझते हैं किस तरीके से इसको काउंटर कर सकता है? दो कि आज प्राइम मिनिस्टर ने जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो बुलाया है इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान का रिस्पांस काफी कैटेगोरिकल होना चाहिए कि वी रिजेक्ट दीज बेसलेस एलिगेशंस फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड हमने इस चीज़ को भी निशानदेही करना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक माजी भी रह चुका है जहाँ पे इन्होंने या कुलभूषण यादव की थ्रू या रॉ की जो एक्टिविटीज़ है कराची के टारगेट किलिंग्स के हवाले से या पाकिस्तान के अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करना, वो जो इंडिया का एक अगेन स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है। अफगानिस्तान के अंदर जो रॉ का रोल रहा है कि टीटीपी की जो तंजीमें हैं वो आके पाकिस्तान के अंदर हीनस किस्म के अटैक्स कर रही हैं, ये सारा हिंदुस्तान की प्रोफाइल रह चुकी है और पाकिस्तान को इसकी निशानदेही करनी चाहिए। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास बुलाया है, इससे क्या होगा कि एटलीस्ट एक बयान आना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि वी जस्ट रिजेक्ट दीज बेसिस एलिगेशंस, क्योंकि इन एलिगेशंस के ऊपर कोई प्रूफ नहीं है। कौन सा नेक्सस है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का और रेजिस्टेंस फोर्सेस का जो जिन्होंने कश्मीर के अंदर अटैक किया? इसको तो इंडिया साबित कर नहीं सका। हाँ, क्या साबित हुआ है? EU डिसइंफो लैब के जरिए ये साबित हुआ है कि इंडिया ने फेक थिंक टैंक, फेक नैरेटिव उन्होंने प्रमोट किया पाकिस्तान के बारे में, बलोचिस्तान के बारे में। तो ये चीजें तो प्रूफ हो ही हुई हैं और ये पाकिस्तान नहीं कह रहा है, ये EU के अपने डिसइंफो लैब कह रहे हैं। तो इंडिया के पास क्योंकि कोई सब्सटैंशिएटेड प्रूफ नहीं है या कोई एविडेंस नहीं है, तो पाकिस्तान को कैटेगोरिकली रिजेक्ट करना चाहिए बेसिस एलिगेशन। और जो हमने कंडोलेंसेज ऑफर की हैं एंड वी स्टूड इन सॉलिडारिटी विद द इंडियंस, वो तो हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं। अच्छा, अभी हमसे आपने बात की और अभी आपने रेफ़र किया माजी के वाक़यात के, पठानकोट वाक़े के हवाले से भी अगर हम जिक्र करें तो वो भी इसी तरह का या इसी तर्ज का एक वाक़या था जिस पे इंडिया ने पाकिस्तान को डायरेक्टली ब्लेम किया था और उसके बाद इस तरह के वाक़यात अब वाक़या जब अब दोबारा हुआ है तो डायरेक्टली उस पर ब्लेम किया जाना और उसके बाद उसको परसू नहीं किया जाता या उसको कैटेगोरिकली प्रूव करने की कोशिश नहीं की जाती, कोई ऐसे डोजेज नहीं प्रोवाइड किए जाते, कुछ ऐसा नहीं किया जाता, सिर्फ इल्ज़ाम लगा के और वो दुनिया के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड किया जाता है। पाकिस्तान को इस हवाले से व्हाट डू यू थिंक कि क्या काउंटर स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि ये इंटरनेशनली जो एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस और लॉजिकल थ्योरी, ये सारी चीज़ें तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की साख को मुतासर उस तरह से नहीं करती, बट जाहिर है इंडिया का चेहरा भी सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने मौजूद है कि उनके इंटरनली कितने ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं उनकी अपनी स्टेट्स के अंदर। बिल्कुल ऐसे है। देखिए, पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो काफ़ी क्लियर है और क्लियर होना भी चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी को पाकिस्तान के साथ जोड़ देना, हालांकि इंडिया का, आपने सही फरमाया कि इंडिया का जो सारा ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो कनाडा के अंदर सिख सिटीजन्स को मारने की बात हो या कराची के अंदर टारगेट किलिंग की बात हो या बलोचिस्तान की जो डिसिडेंट मूवमेंट है या दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंडिंग करने की बात हो या पनाह देने की जहाँ तक बात हो, शेख हसीना जैसी, अगर चले पाकिस्तान को छोड़े, शेख हसीना जैसी डिक्टेटर और आप कह सकते हैं एक टेररिस्ट लीडर जिन्होंने बांग्लादेश का बेसिकली बेड़ा गर्क कर दिया था, उनको पनाह दी हुई है। तो हिंदुस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है टेररिज्म के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर और डोमेस्टिकली भी, वो कोई इतना अच्छा नहीं है और पाकिस्तान को बार बार निशानदेही इसी चीज की करनी चाहिए। आपको याद होगा जब 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक हुए थे तो पाकिस्तान ने कहा था कि आप डॉसियर्स हमारे साथ शेयर करें और हम जुडिशल प्रोसेस के थ्रू हम कोई भी अगर इस तरह के अनासर हैं, चाहे वो अजमल कसब हो या तो कोई इस तरह के जो अनासर जिन्होंने मुंबई अटैक किया था, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इंडिया की तरफ से काफी कैटेगोरिकल आया था स्टेटमेंट कि वी रिजेक्ट योर जुडिशल प्रोसेस, हम आपके प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है तो पाकिस्तान को चाहिए ये कि हम जो इंडिया जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अंदर मुलव्वस है, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है, उसकी निशानदेही करें और पूरी दुनिया के सामने शाया करें कि इंडिया का ये चेहरा है और उसको रीइंफोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
चाहे वो सिख डिसिडेंट्स हो, चाहे वो बलोचिस्तान के दहशतगर्द हो, चाहे वो कराची के अंदर टारगेट किलिंग्स हो, पाकिस्तान के पास काफी सॉलिड एविडेंस है जो पेश कर सकता है इंडिया के हवाले से। अच्छा, रद्द अमल की अगर हम बात करें, देखें इंडिया ने कभी भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। मुंबई अटैक्स को भी उन्होंने ISI के साथ जोड़ दिया था। जब वो गुजरात राइट्स 2002 के अंदर हुए थे तो गुजरात में उस वक्त ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हार्ड राइट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि स्टोरीज छापी गई गुजरात की न्यूज़पेपर्स के अंदर कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लोकल मुस्लिम्स के साथ कलूड करके वो जो साबरमती एक्सप्रेस के अंदर जो पिलग्रिम्स थे उनको मारा गया। इस तरह की स्टोरीज जो लोग बनाते हैं, एविडेंस होती नहीं है। तो पाकिस्तान शुड स्टैंड इट्स ग्राउंड, क्योंकि हम खुद दहशतगर्दी से मुतासर हो रहे हैं। हमारी खुद आर्म फोर्सेस जो है उनका कत्लेआम हो रहा है, वो शहीद हो रहे हैं दिन ब दिन। तो इस तरह की जो आप कह सकते हैं एरोनियस किस्म की जो ये एनोलॉजीज इंडिया बना देता है, इसको हमें डेफिनेटली काउंटर करना चाहिए एंड वी शुड स्टैंड आवर ग्राउंड। और आपने जहाँ टेररिज्म का बात की है हमज़ा, हमने खुद टेररिज्म को जैसे फेस किया है और मुकाबला किया और उसको ओवरकम किया है हमारी फोर्सेस ने। हम तो खुद इस मुल्क के अंदर कितने टेररिज्म, हमने कितनी फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं, कितने लोग इफेक्ट हुए हैं इस टेररिज्म के साथ। तो डेफिनेटली दुनिया में जहाँ कहीं भी टेररिज्म या टेररिस्ट है, पाकिस्तान किसी सूरत पे उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर इंडिया ये परसेप्शन बिल्ड कर रहा है विदाउट एनी एविडेंस, तो इस पर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखना चाहिए। अच्छा, वीज़ाज़ की मनसूखी के हवाले से जी कहा है कि अब वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे और फिर जो वहाँ पे है पाकिस्तानीज़ वो वापस आ जाएं, बॉर्डर भी क्लोज़ करने के हवाले से कह दिया है जी अटारी और वाघा। तो मुझे हमसे ये बताएं, पहले तो इतनी कोई कन्वीनियंस नहीं थी। मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जिनकी हाफ ऑफ द फैमिलीज़ इन इंडिया, वो वहाँ जाके मिल भी नहीं सकते उनसे क्योंकि उनको वीज़ाज़ नहीं मिलते। पाकिस्तानी सफारत खाना तो शायद फिर वीज़ाज़ जारी कर देता है, लेकिन इंडिया की जानिब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ और बहुत डिफ़िकल्टी रही है। इवन हमने अपने जो मैचेस की कवरेज के लिए जर्नलिस्ट तक के वीज़ा जिस तरह से इंडिया ने उसको टैकल किया था, वो भी एक मजाक खेज बात थी। अच्छा, उससे पहले अरमाला आपकी इजाज़त से मैं एक और 2-3 और चीज़ों के ऊपर निशानदेही करूंगा जो इस चीज़ की अक्कासी करती है कि हिंदुस्तान किस किस्म की दहशतगर्दी फैला रहा होता है। सुशील कुमार शिंदे इनके पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो सैफरॉन टेररिस्ट हैं, जो हिंदुत्व के जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और गुजरात राइट्स से मुलविस थे, वो ज्यादा बड़ा थ्रेट है बनिस्बत ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म, या आप कह सकते हैं अगर इंडिया की नैरेटिव को अबाई किया गया, जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे होते हैं, हालांकि नहीं आ रहे होते। एक ये, दूसरा राहुल गांधी ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि हिंदुत्व टेररिस्ट जो है वो ज्यादा बड़ा थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए बनिस्बत जो दहशतगर्द तंजीमें है इस्लामिक टेररिज्म की वजह से होता है। तो ये इनके अपने पॉलिटिशियंस ने ये इस चीज का कहा है कि इंडिया के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें बैठी हुई हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत सपोर्ट कर रही है, वो ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। वीजाज के ऊपर मैं आ जाता हूँ। देखिए, वीजाज की जहां तक बात है, इंडिया ने हमेशा रुकावटें ही पैदा की हुई हैं। पार्टीशन से पहले फैमिलियल टाइज है, एंसेस्ट्रल टाइज हैं, जो जिन लोगों के होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारे जो पंजाब की फैमिलीज हैं उनके टाइज जलंधर इंडिया के अंदर हैं। इसी तरह से जो सिंध के अंदर बहुत सारी जो फैमिलीज हैं उनकी टाइज जो महाराष्ट्र के अंदर, और वाइस वर्सा है। इंडिया के साथ भी यही है क्योंकि वहाँ की जो सिख्स हैं वो पाकिस्तान को बेसिकली अपना मक्का मदीना मानते हैं, क्योंकि वहाँ ये इस सरजमीन के ऊपर गुरु नानक पैदा हुए थे। सो इन चीजों को वो बिल्कुल भी डिसरिगार्ड करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिटिक्स है वो सारी एंटी इमिग्रेशन, एंटी पाकिस्तान, एंटी आप कह सकते हैं दलित, एंटी मुस्लिम, इस तरह की उनकी पॉलिसी मेकिंग रही है। और अगर वो इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाते जहां पर पाकिस्तानी इसको वीजा अगर वो डिनाई नहीं करते, तो उनके अपनी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो बहुत ज्यादा थ्रेटन हो जाती है। और जब वो बहुत ज्यादा थ्रेटन हो जाती है उसका मतलब ये है कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस कि जब भी इंडिया के अंदर कोई कबूतर भी जाके अगर बैठ जाता है तो वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान की तरफ से आया। दिस इज द वे दे बेसिकली ऑपरेट, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत की मेंटालिटी ही एंटी पाकिस्तान रही है। ये भी नहीं कह रहे कि कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत ज्यादा बेहतर रहा है, पर बीजेपी के लिए वीजा डिनाई करना, डिप्लोमैट्स को एक्सपेल करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, इस तरह की जो इक़दाम अगर वो नहीं उठाएंगे तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है वो जेपर्डी में हो जाएगी। ठीक हो गया। अभी हमजा आपने इंटरनल फैक्टर्स की बात की, हिंदुत्व टेररिज्म के हवाले से आपने कहा कि जो उनके इंटरनली लोग, और पाकिस्तान ने जब टेररिज्म सिर्फ को फेस किया था तो हमने अपने जो इंटरनल फैक्टर्स थे उनको पहले टैकल करने के लिए एक बड़ी जामे पॉलिसी बनाई थी और हमने उसको मैनेज भी किया बहुत अच्छे तरीके से। हम इंटरनल फैक्टर्स को बिल्कुल हमने इग्नोर नहीं किया। सो डोंट यू थिंक कि इंडिया को भी पहले अपने इंटरनल जो मामलात हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और बरी ज़िम्मा हो गए
है कि जी इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हालांकि ऑलरेडी वहाँ पर जो एक्सट्रीम जमातें हैं वो ऑपरेट कर रही हैं विद इन द इंडिया। बिल्कुल ऐसे अगर इंडिया ने इंट्रोस्पेक्ट किया होता और डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया होता तो नक्सलियों की जो मूवमेंट है झारखंड के अंदर, जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है, वो ना होती। इंडिया के अंदर फार्मर्स प्रोटेस्ट ना हो रहे होते। इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं कि मुसलमानों की तरफ से जो एजिटेशन है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद के अंदर पार्टी असदुद्दीन ओवैसी उनको लीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ एजिटेशन ना होती। मोदी हुकूमत के खिलाफ इतना ज्यादा सिवियर बैकलैश ना आता। पर उस बैकलैश को नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत ने क्लैंप डाउन किया हुआ है। इंडिया के अपने इतने ज्यादा मसाइल हैं कि साउथ के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, पंजाब के अंदर भी खालिस्तान की इंसर्जेंसी चल रही है। तो डोमेस्टिकली उन्होंने अपनी जो मुल्क है और उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिटी है उसको एड्रेस करने की उन्होंने पूरी हद तक तो कोशिश की ही नहीं है। ये बड़ा आसान होता है कि कोई भी डोमेस्टिक अनरेस्ट होता है, आप दूसरे हमसाय मुल्क के साथ आप उस चीज को जोड़ देते हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज आप फैलाना शुरू कर देते हैं। तो बात वही आ जाती है कि इंडिया ने कभी भी उस तरह से इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान की अगर हम हवाले से बात करें, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। टीटीपी के मिलिटेंट्स को हम लोग मार भी रहे हैं, हमारे जो आर्म फोर्स, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो शहीद भी हो रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के साथ भी प्रेशर टैक्टिक्स के साथ साथ डिप्लोमेसी भी जो है अपनाने की कोशिश की है कि दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वांट्स पीस इन द रीजन। पाकिस्तान वांट्स कि सीपेक मटेरियलाइज हो। पाकिस्तान चाहता है कि सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी हो, ऑयल एंड गैस रिजर्व यहाँ पे बने। और पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया की शुमारी नहीं होनी चाहिए। इंडिया का अपना ह्यूब्रिस है उनकी हुकूमत की तरफ से, जो भी नॉन हिंदू एलिमेंट पाकिस्तान इंडिया के अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करता है वो उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे देते हैं और फिर वो लिंक करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया ने कभी भी इंट्रोस्पेक्ट उस सेंस में किया ही नहीं है, हालांकि उनके इतने मसाइल डोमेस्टिकली हैं जिनको डील करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हमजा रफ़त हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जी। और पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो टेररिस्ट या टेररिज्म को प्रमोट करेगा या उसका साथ देगा। हम बड़े अमन पसंद मुल्क है और हमने खुद जिस तरह से टेररिज्म को फेस किया है और उस पर काबू पाया है ये हम जानते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर भी ये हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो भी दुनिया जानती है। लेकिन इंडिया शुड स्टॉप ब्लेमिंग पाकिस्तान और हमारी तरफ से भी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसका आज पाकिस्तान जवाब देगा कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद कि क्या सिर्फ ये जो इल्ज़ामात इंडिया विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी एविडेंस दुनिया के आगे रखता है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा के बरी ज़िम्मा हो जाता है, इसको काउंटर किया जाना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। और क्रिकेट में आपको पता है आजकल बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो है PSL 10th एडिशन। और कल जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मैच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल जो कह लेना हल्के नहीं आ रहे, वो फुल अपनी फॉर्म में है, पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए है। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है और 7 विकेटों से शिकस्त देकर ना सिर्फ 5वीं मुसलसल फतह उन्होंने हासिल की है बल्कि पॉइंट्स टेबल पे अब मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जगह से हिलने वाले, जो उनकी परफॉर्मेंस और कॉम्बिनेशन चल रहा है। मुल्तान सुल्तान्स की क्या सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज लाहौर के अंदर जी मैचेस शुरू होने लगे, लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़िल्मी का आज मैच होगा रात 8 बजे। सो लाहौर वाले भी तैयार है और मुझे लग रहा है कि आज क्राउड भी बड़ा अच्छा जो कह ले उसमें अपने इंथुजियाज़म दिखाएगा और स्टेडियम हमें फुल मिलेगा इंशाल्लाह फॉर श्योर। क्योंकि कराची में हमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, जो मुल्तान स्टेडियम है या पिंडी स्टेडियम है वहाँ पे कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर क्राउड हमें नज़र आया है। इस वक्त राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए। कल मैच आपने देखा होगा ज़ाहिर है, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, और इस्लामाबाद बहुत ज़बरदस्त जा रही है अभी तक। तो देखिए वो वेल लेड और फिर टीम को जीतने की आदत भी होती है। एक जब डिफिसिट माइंडसेट के साथ उतरते हैं ना, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल टू एन एक्सटेंड ज़ल्मी की काफ़ी हद तक फिर मुल्तान सुल्तान को भी आप उस फ्रे में ले आए हैं, तो ये एक जीतने की आदत होती है। और जब ये आदत पुख्ता हो जाए फिर तो वो बड़ी टीम बन जाती है और फिर वो रूल करती है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया बड़े अच्छे तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड का मालिकान पे बड़ा एक उसका उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे क्रिकेट बोर्ड जो है वो मालिक है पाकिस्तान के क्रिकेट का, उसके जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान हैं वो मालिक हैं। तो इसी तरीके से जो मालिकान हैं वो बड़े असरअंदाज होते हैं। मुल्तान को एक, चूँकि मुल्तान बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, हमें खुशी भी है कि वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। और आपने देख लिया कि कल्चर बदल गया है। मुल्तान पहला मैच जीत भी गया, दूसरा हार के फिर 7 विकेटों से। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो अली तरीन साहब बड़े पढ़े लिखे, बड़े शुस्सा और क्रिकेट से प्यार करने वाले सेठ हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये किया कि
क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका इठखड़का शुरू हो गया on certain financial matters. Mine is an expensive team, that's fine, everything is fine. क्योंकि अगर सेठ लोग जिन्होंने रोज़गार देना होता है जैसे प्लेयर्स को, अगर वो तगड़े नहीं होंगे तो फिर वो कैसे करेंगे? उनकी बड़ी कदर व मंजिलत होनी चाहिए, इज़्ज़त एहतराम होना चाहिए। गालिबन क्योंकि अली अभी कंपैरेटिवली ही इज़ फ्रॉम अ यंगर फोक, वो जो दूसरे मालिकाना है वो बड़े एज बाय सीनियर हैं, तो वो कुछ जोश खताबत में मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी ओवर डूइंग कर गए हैं। अब उनका पुख्ता इरादा मुझे ऐसे लग रहा है कि ही विल नॉट फर्दर गो विद द पीसीबी इन ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम। अगले एडिशन में वो शायद ही विल नॉट बी विद एज ए ओनर, वो मुल्तान सुल्तान के साथ नहीं होंगे। लेकिन इन बिटवीन ये दरमियान में बात एक बदमज़गी पैदा की है। लोग कहते हैं कि बीच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये प्राइवेट वेंचर है, ये प्राइवेट लोग हैं, ये प्राइवेट क्रिकेट है, ये प्राइवेट लीग है, तो इसमें सर्टेन प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना चाहिए जिसमें सोब्राइटी भी शामिल है, जो कि नहीं हुआ बदकिस्मती से। दबे दबे अल्फाज में दूसरे जो मालिकान है वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्रिकेट का आपने बिल्कुल ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी, हमने इस ब्रांड को बैक करना है। और दूसरी एक और बात है, मैं सुबह देख रहा था कि देखें यहाँ पर भी अब 3 सेंचुरी हो चुकी हुई हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में भी 3 सेंचुरियाँ हुई हैं। हमारे अभी 5 मैच हुए, वहाँ पे 8-8, 10-10 मैच हो गए और जो प्लेयर्स का जो पर्सनल मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ रन्स वो कुछ ज़्यादा इतना कम नहीं है हमारा एज़ कम्पेयर टू इंडियन काउंटर पार्ट। सिमिलरली जो हमें एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि ये बार बार रिपीटेडली हम बातें कर रहे हैं कि हमारा अभी जो रिसेंट पास है क्रिकेट का वो ग्लोरियस नहीं है। उसमें डिफीट और कतार अंदर कतार परेशानी और किसी हद तक आप कहने जिल्लत भी है। हमारी क्रिकेट टीम जो है वो ऐसे हालात में भी खड़ी नहीं हो सकी जहाँ पे आपको प्लेट में रखकर एक मैच दे दिया गया। आपको याद है, आपने प्रोग्राम भी किए होंगे जब हम वर्ल्ड कप में 119 इंडिया के खिलाफ नहीं कर सके। देखें ना, ये अब इस क्रिकेट मैड कॉम के साथ भी ज्यादती है कि आप दरख्शिंदा सितारे हैं जिनको 25 करोड़ लोगों में से चुना गया है, आंखों पे लोग बैठाते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, ना फाइनेंशियल, ना स्पिरिचुअल, ना आपको कल्चरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको जो काम कहा गया है वो आप नहीं कर रहे। इसमें आई पर्सनली बिलीव कि चेयरमैन साहब का वैसे तो कसूर कोई नहीं है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो हैं वो बड़े बड़े नाम हैं, वो अपना काम खुद क्यों नहीं कर रहे। अब लेकिन हिस्टोरिकली देखें ना, एक चेयरमैन एक वेरी क्लोज टू द हाई ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो भी जिन्होंने अपॉइंट करना तो उनके बड़ा करीब होता है, वो एक किस्म का हरफ आखिर होता है जो कुछ वो कहता है। लेकिन अब उसके पास इतना एक्यूमेंट क्रिकेटिंग होना चाहिए कि वो अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करे। ठीक है, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में मेरे से बात भी की थी कि ये स्पिनर क्यों नहीं डाला इन्होंने, जब हमें पता था कि मैच यहाँ पर होना, यहाँ पर नहीं होना, ये स्पिनिंग ट्रैक है, खुरदरा है, ये प्लेसिड है, तो फिर आपने स्पिनर क्यों नहीं डाला। अच्छा, दूसरी टीमें जो हैं इंडिया 3-3, 4-4 स्पिनर लेकर आ रही है और आपने एक भी नहीं डाला, और जो डाला है उसको ही बार बैठाया हुआ आपने। तो ये कौन टीम बना रहा है, ये कौन उसमें पिवटल रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, आपने अभी जाहिर बात की, मैं थोड़ा सा आपकी बात को थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। जैसे आपने अभी फ्रेंचाइजेस के हवाले से कंसर्न का जिक्र किया, ये तो अभी जो कि अब पीएसएल को डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंचाइजेस के अगर कंसर्न्स मौजूद हैं, इसमें अली तरीन हो या कोई और है जो भी ढके छुपे अल्फाज में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दो कि अपनी लीग को बैक करना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे दे आर द टीम ओनर्स, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट और सारा सिस्टम लाए हैं, तो उनके कंसर्न डोंट यू थिंक के एड्रेस होने चाहिए अगर मौजूद है। पब्लिकली इसको आकर बात करना इट्स अनदर स्टोरी है, यू आर राइट कि उसको हम इतना ज़्यादा पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जब एक लीग चल रही है। बड़ा अच्छा सवाल। एक ब्यूरोक्रेटिक कालस होता है, बुग़्ज़, कि हम पीसीबी के सीईओ हैं, हम चेयरमैन हैं, हम पीएसएल के हेड हैं, और देखा जाएगा इनका कि ऐसी की तैसी बढ़ा कर रख देंगे। 100% ये, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। आई हैव बीन इनटू क्रिकेट सिंस माई चाइल्डहुड। मेरे घर में इम्तियाज़ अहमद, मन्ने खां और मेरे वालिद साहब के साथ टेबल पर बैठ के ताश खेला करते थे। क्रिकेट का कल्चर बड़ा पुराना है। लाहौर को मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया हुआ, एज ए चीफ सेलेक्टर भी, एज ए सेक्रेटरी, एज ए ट्रेजरर भी। ये जब तक चीज़ें दूर नहीं होंगी, आप अपना क्रिकेट बोर्ड का बहुत दबदबा होना चाहिए, इसका ऑफिस जो है बड़ा शानदार होना चाहिए, लोग आए कि हाँ ये इदारे में बड़ी तंपलत वाले लोग होने चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें करें वो सेठ लोग भी कम तो नहीं है ना, जिनका एक पस मंजर है। एग्जैक्टली, कमा के तो बताए कोई सेठ की तरह, सेठ को बड़ा बुरा कहते हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता। आप लेके जाएं बाजार में 10-20-30 हज़ार रुपया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैश से स्टार्ट करके अपनी कंपायर खड़ी करना। तो आपकी बात दुरुस्त है, ये जब तक क्रिकेट बोर्ड बहुत डाउन नहीं होगा। अब इनको ये नज़ारा कि अमेरिका का एक वो फलाना सेठ भी खरबपति है, वो भी टीम खरीदना चाह रहा है। अच्छा, वो कराची का सेठ है और वो जो सदर्न पंजाब में एक और आदमी भी तल्ले मिलते कर रहा है, पैसे ले लेके घूम रहा है, और इनके साथ बात ही ना करो, उनको जो बोलते हैं बोलने दो, हु केयर्स। ये एटीट्यूड गलत है,
हालांकि जिन्होंने आपके साथ अभी 10 सेशन हो चुके हैं पीएसएल के, पहले दिन से मौजूद हैं जो टीम ओनर्स, ठीक है, रिगार्ड होना चाहिए, डोंट यू थिंक? और जाहिर है जब एक जो फ्रेंचाइज है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स ला रही है, उनको एक अमाउंट पे कर रही है, आपका जो लीग है उसके अंदर टीम्स आ रही हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, आपकी लीग की एक और ये तो कंसर्न्स तो कहीं ना कहीं थे एड्रेस होने चाहिए। नहीं, ये खुद इतनी कच्ची पिच पे खेल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड वाले, इनके सेलेक्टर। मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश इनके मुल्क में आके जलील और रुसवा करके गई। सिलहट में अभी कल टेस्ट परसों ख़त्म हुआ है, जिम्बाब्वे जिसको 5 साल तक पाबंदी लगाई, उसने बांग्लादेश को बांग्लादेश में आके हरा दी, जिससे जो आपको हरा के गई। आप अफगानिस्तान से इसी बोर्ड ने 3 मैचों की सीरीज हरवाई अफगानिस्तान से, आपने वर्ल्ड कप हरवाया, और आप फुनफुनाते किस बात पे कर रहे हैं? क्या है आपके पास? आप क्या बेचते हैं? ये बात बताएं। लेकिन ये है, लोग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कंटेम्प्ट के ज़मरे में आ जाएगी, लेकिन लोग बेसी प्रूफ भी हो गए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पीएसएल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अभी हमने कुछ बात ये करनी है कि अभी जो पॉइंट्स टेबल पे मुख्तलिफ टीम्स की सूरत हाल है वो कैसी है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा जो दीगर टीम्स है, आप ज़रा राजा साहब की जो फेवरेट टीम है उसके बारे में जान लेते हैं। आप कौन लग रहा है इस्लामाबाद के बाद जो बड़ी फेवरेट टीम होने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में मैचेस में? क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। अभी जो ऊपर है वो नीचे भी आ सकते हैं वो। अच्छा, एक बस ये कि 4 टीमों के ऊपर आना है, क्वालिफायर एंड एलिमिनेटर, तो बड़ी बात नहीं होगी, 2 ही टीमें बाकी रह जाएंगी। लेकिन टू मी सिमिंगली देखें, एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है। अभी टॉप पे जा रही है, वी आर सर्टेन टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन इसमें अभी जो नीचे की 2 या 3 तीसरे चौथे नंबर की टीम है, इसमें बड़े अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मैचेस ईच साइड है, अभी हैव टू गो फॉर द 5 मैचेस, तो इसमें बड़ा कुछ अभी होना बाकी है। इसमें क्रिकेट में कभी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर बातें करता हूँ, वो दुरुस्त साबित होती है, लेकिन मैं इस बात पर ये नहीं अगले दिन जाकर कहता है जी मैं क्या सिलाया हो गया, नॉट एट ऑल। हमें बात दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन करीब करनी चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड दे विल रिमेन ऑन टॉप 4 में, तो ज़ाहिर है कि वो रहेगी। वैसे मेरा दिल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। अच्छा, हालांकि वो अब बेचारे अभी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, काफ़ी पिछड़े। हाँ, सो इज़ अबाउट ज़ल्मी के बारे में तो आई वाज टू स्टार्ट विद, शुरू में मैंने बासित अली से बात की, उसने कहा यार वो जो हमारे बाबर आजम लेड टीम है वो दे विल बी ऑन टॉप, लेकिन देखने वो अब टावक टोई हमारा। तो ये क्रिकेट बड़ा अजीबोगरीब नताइज का खेल है, लेकिन जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उनको देखते हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद विल सेटल, इनको पता है, उनको पंजाबी में कहते हैं वाल आता है हाउ टू रिमेन ऑन टॉप, क्योंकि देखें 3 कंसेक्टिव जो उनकी फतूहात हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान सुपर लीग, वो बड़ी शानदार हैं, और सर्टनली दे वुड लव टू लिव अप। मैंने उनके जो मालिकान हैं उनको भी देखा, दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर जॉब। शादाब खान की कैप्टनसी को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। वो एक देखें ना, इस लेवल की कप्तानी तरह तरह की होती है। अगर आप उनके कप्तान की बात करें, जिनके अच्छे नाते भी डाले जाते हैं विद सर्टन फॉर्म ऑफ स्पिनर, कप्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक माहौल क्रिएट होता है, लेकिन उसमें हेड कोच भी है, मालिकान भी, को भी डग आउट में बैठे होते हैं, वाला कप्तानी को क्रेडिट जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। राजा रसद अली खान हमारे साथ मौजूद थे जी, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे हैं। और अब जाते जाते अगर आपके घर में कोई बहुत ही लेज़ी शख्स मौजूद है तो स्टिंग ने उस लेज़ी शख्स की सुस्ती को भगाने के लिए या दूर करने के लिए या साइडलाइन करने के लिए ना एक नई हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करा दी है, वो है 030411 लेज़ी 5299। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करें और जो सुस्त बंदा है आपके घर में, हर एक के घर में कोई ना कोई होता है, उसकी लेजीनेस को दूर भगाएं और साइडलाइन करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम आप सबके इंटरेस्ट की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारे घरों में या हमारी अम्मियाँ, हमारी नानियाँ बहुत ज़्यादा घरेलू टोटकों पे बिलीव करती हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन के अंदर मौजूद होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ रिलेटेड जो मामलात हैं उनको हेल्प बहुत ज़्यादा करती हैं। स्किन एंड एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे टोटके होते हैं जो किचन में मौजूद चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। और जदीद दौर में हम बहुत सारी मेडिसिन पे जहाँ रिलाय करे होते हैं, तो हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर उसका जो कह लें इलाज भी मौजूद होता है, उसकी रेमेडी भी मौजूद होती है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो
आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, कैसे उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त नईमा राव, नईमा आपा जिनको हम सब जानते हैं, हर्बलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारी टेबल के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो आपके किचन में मौजूद होती हैं। हाँ तो जी। आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जी हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं। बेसिकली तो ये फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन इनका जो आर्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये भी क्रोशिया और ये जो दीगर चीज़ों जिसकी हम हमेशा से सुनते आते हैं ना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी जब को मेरी नानी स्वेटर बना रही होती थी या क्रोशिया की कोई चीज़ कर रही होती थी। तो आज जी ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं और निटवेयर डिज़ाइन या एनिमल रेस्क्यू करने के हवाले से बहुत इनका वास्ट काम है। बहुत डाइवर्सिटी है इनकी प्रोफाइल के अंदर। इनका ताल्लुक जी मियाँ चन्नू से है, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ खुद अपने टैलेंट को एक्सप्रेस किया, बल्कि इन्होंने अपने गांव की जो ख़वातीन हैं उनको भी अपने साथ शामिल किया, और 54 के करीब जो ख़वातीन हैं इनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो काम कर रही हैं, और ये उनका जो काम है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्प्ले भी करती हैं। इस वक्त नायाब गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। और किचन में से खुशबू आ रही है और किचन में हमारे आज खाना बन रहा है, वो बना रहे हैं जब्बार शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मैं क्या बिल्कुल बना रहे हैं आज आप? आज चिकन क्रोसे एंड सैलेड है, सैलेड इटालियन बन रहा है, सैलेड। ओके। और अभी आपकी क्या तैयारी चल रही है उसको लेके? अभी कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो अभी मैं चिकन सोते किया है और वेजिटेबल ऐड की है इसमें। सॉल्ट। रेसिपी हमें बताएं, क्या क्या जी। चीज़ें आपने रिक्वायर्ड की? 200 ग्राम चिकन है और 1 कैरेट है, 1 कैबेज है, 1 कैप्सिकम है और 1 ऑनियन है। ठीक है। और इसमें सराचा सॉस है और साथ सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है। ठीक है, Normal आपने इसको जो मिक्स recipe। करना है और सौते जी, करके? और सोते करने के बाद कुक करके और फिलिंग करनी है इसके क्रोसों में। बेहतरीन बेहतरीन। चलिए आप काम साथ साथ जारी रखिए और हमें पता लगे कि नायाब भी हमारे लिए कुछ लाइव बनाएंगी। छोटा सा इनका मिनी बुके है। आई वाज वेरी एक्साइटेड और फिर मैंने कहा शुरू नहीं करना, हम ऑनियर दिखाएंगे, इतना क्विकली बन जाते हैं। तो नायाब मैं आपसे बात भी करती हूँ। मीनवाइल नईमा आपा चूँकि हमारे साथ मौजूद, नईमा आपा मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएं, हम जो हमेशा महंगी महंगी क्रीमें और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सबको, देखने वालों को आपका बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे टॉपिक के लिए आपने मुझे चूज़ किया, क्योंकि मेरा तो जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है। ओके। और दूसरा मेरा कहना ये है कि जो ख़वातीन या जो बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो किचन में जाने से घबराती हैं, मैं उनको यही उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि सारा हुस्न जो है आप लोगों का वो किचन में बिखरा हुआ है, वो किचन में है। आपकी सेहत जो है वो किचन में है। कि एक पहले तो ये देखिए ना, एक प्लेट जो हमारे सामने आती है, हम सारा उसी से आइडिया लगा लेते हैं कि उसके अंदर हमारे लिए कितनी सेहत है। ये चॉइस हमारी है कि हम उस प्लेट के अंदर रखते क्या हैं, हम हेल्दी चीज़ें रखते हैं कि अनहेल्दी चीज़ें रखते हैं। इसी तरह किचन के अंदर जितने स्पाइस हैं आपके, जितनी वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो सब कुछ आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं और आपके गट को अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ये सरफेस नज़र आती है ये खूबसूरत नज़र आती है। तो मेरा कहना ये है कि जो आपका हुस्न है वो किचन के अंदर है, और जो आपका गट का इलाज है, जो आपके गट का हेल्दी होना है, वो भी आपके किचन के अंदर या किचन गार्डन के अंदर है। चीज़ें दो ही हैं, क्योंकि आप अगर नेचर से जुड़े रहेंगे, जिस तरह हमारे पहले आबाओ अजदाद जो थे वो हमेशा, वो देखिए ना, उस वक्त हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, ठीक है ना, उस वक्त चॉइस जो थी वो हमारे पास सिर्फ नेचर की थी। वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे, नेचर के करीब रह के वो कितने हैवी काम करते थे। जो मशीनें आज काम कर रही हैं वो गंदम की कटाई, फसलों की कटाई वो खुद करते थे, और इस इतने तेज़ तपते हुए सूरज में, लेकिन वो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो नेचुरल चीज़ें खाते थे, तो इसलिए वो हेल्दी थे। आज हम क्या है कि हम बेशक एसी के नीचे कंफर्ट जोन में बैठे, लेकिन उतनी ही बीमारियां हमने अपने अंदर डाली हुई हैं। तो आज आप क्या बताने वाली हैं? हाँ, आज मैं आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें बताने लगी हूँ जो नेचर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम आगाज़ जो करते हैं ना अपना वेजिटेबल से करते हैं। लेट्स से वेजिटेबल, देखिए गर्मियों का मौसम है, ठीक है, गर्मियों के मौसम में सबसे जो यूनिक चीज़ है कि जो हर घर में और हर बंदे को खानी चाहिए, तकरीबन मैं कहती हूँ कि हर मर्ज़ का इलाज है पुदीना। ये
साथ में देखिए मैंने रखा हुआ है पुदीना है, इसके अंदर सब्ज़ मिर्च है। सब्ज़ पुदीना ये है कि आपको ठंडा रखता है, विटामिन सी है, ग्रीनरी है, ये आपके गट को क्लीन करता है, आपके फेस को क्लीन करता है, ठीक है। इसका दूसरी है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सब्ज़ मिर्च। जो सब्ज़ मिर्च खाने से डरते हैं, मैं कहती हूँ डरना नहीं चाहिए। जब आप सब्ज़ मिर्च खाते हैं तो एकदम से आपकी पूरी बॉडी में शिवरिंग होती है, एक एक मसाम आपका खुलता है कि इसके अंदर मिर्च से भी तो हार्ड लगती है। नो मैं बताती ये तरीका मैं बताऊंगी आप लोगों को, ये मैं तरीका बताऊंगी ना, ये तरीका बताऊंगी। सिर्फ मैंने बताया कि उस रिएक्शन से डरते हैं आप लोग, वो रिएक्शन आपको डराने के लिए नहीं होता, वो आपकी बॉडी के पूरे मसाम को खोलता है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा, आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, ठीक है। हम सिर्फ कहते हैं कि जल गया, मुंह जल नहीं जाता है। दूसरा है इसके अंदर सब्ज़ धनिया, देखिए ये कॉमन चीज़ है और आजकल ये बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसकी चटनी एवरी डे फ्रेश बनानी है, बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो आप योगर्ट के साथ लें, चाहें तो आप वैसे इसको इस्तेमाल करें। जिन बच्चियों को एक्ने निकलती है, ठीक है, या जिनका गट खराब है, 110%, क्योंकि देखिए जब हमारा गट खराब है तो हमारे अंदर से जो हमारा मैदा खराब होने की वजह से हमारा मुंह खराब होता है, मुंह में छाले बनते हैं, या जिस तरह कहते हैं ना कि रेड हो जाता है मुंह और कुछ खाया नहीं जाता है, वो असल में होता अंदर की गर्मी से। अंदर की गर्मी को ये खत्म कर दे, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चियों को जो मैं बताती हूँ कि वो यही बताती हूँ कि आप धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च की, और इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर लें, लहसुन ऐड कर लें थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो उसकी तासीर जरा गर्म होती है। बना के फ्रिज में रख देते हैं कि चले 2 दिन, हाँ जी, वो यही तो सबसे बड़ी जो हमने बीमारी पाली, वो फ्रिज। जब से फ्रिज आया तब से ज्यादा बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं कि हाँ जी, आटा आप देखिए ना, अब ताज़ा आटा गूंद के आप रोटी बनाती हैं, उसके फायदे और उसकी शक्ल, उसकी खूबसूरती, और जो फ्रिज से आटा निकाल के हम रोटियां बनाते हैं, जो हम अपनी सहूलत के लिए 3-3 टाइम का आटा गूंद के रख लेते हैं, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो मैं बताती हूँ, मेरा स्लोगन जो बैक टू नेचर, नेचुरल चीजें ही लेंगे, चीजें तो और भी बहुत ही कुदरत की और बहुत सारी चीजें। चलिए हम चटनी पे अभी थोड़ा सा डिस्कशन हम उसके साथ भी कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ वो कुछ बना रही है, और कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकती हैं। मुझे नायाब गौर थोड़ा सा अपना बताएं, कब से आप ये आर्ट वर्क करी हैं, इस तरह के डिजाइन्स और ये सारी इतनी क्यूट चीजें आपने जो नेट वर्क की बनाई हैं, कब कैसे स्टार्ट हुआ ये? बेसिकली मैंने ये स्टार्ट किया था 2019 में। आई वाज इन माय 3rd सेमेस्टर उस टाइम पे, ठीक है। और स्टार्ट करने की वजह आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम, बट अगेन देयर वर 2 रीजंस। एक मेरा भाई, he was diagnosed with leukemia, so it was something very emotional. I can imagine. But you know, leukemia is a very expensive disease. जिसको हो जाती है, it drains out everything. Absolutely, yeah. So he started getting depressed कि I am taking so much from all of you, घर से हर चीज़ ले रहा हूँ, ये है वो है, and we two are like जैसे जिगरी दोस्त होते इस तरह थे। तो I started telling him कि छोड़ो तुम, कुछ नहीं है, मैंने बिजनेस शुरू किया है। even though there was nothing at that time, मैंने जिस पेज बनाया था और you know बस ऐसे ही पोस्ट कर रही थी, 2-3 फॉलोअर्स थे, और उसको बस ऐसे झूठ बोल दिया कि बिजनेस कर रही हूँ, तो देखो हमारे पास एक सेकंड रेवेन्यू का सोर्स आ गया है, ये एंड वो। देयर वाज नथिंग 6-7 महीने तक, बट उससे पहले ही पास्ट अवे इन 2020 फरवरी में, और उसके बाद इट वाज समथिंग वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी बिकॉज ही वाज माई ओनली ब्रदर। तो लेकिन आई डिडंट हैड एनी ऑप्शंस टू कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो सकूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स, एवरीवन यू नो डिपेंडेंट, दे वर डिपेंडेंट ऑन मी। तो माई फ्रेंड्स, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, उनको पता था कि आई लव निटिंग एंड क्रोशे। उन्होंने मुझे कहा चलो उठो, हम यान की दुकान पे चलते हैं, धागा लेके आते हैं, तुम धागा करो तुम बैठ के। एंड देन वी वेंट अगेन टू दैट शॉप, और वहाँ से यान वगैरह लिया, और उसके बाद ही कोविड की, मतलब जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी वापस गई हूँ उससे 2 दिन बाद कोविड की वजह से छुट्टियाँ हो गई, एंड आई वेंट बैक होम। और फिर वहाँ पे क्योंकि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं थी, मैंने 2 कलर लिए हुए थे यान के, उसी से बनाना, पिक्चर लेनी, पोस्ट कर देनी, उसको उधेड़ देना, फिर उसी से बनाना, मतलब वो 4-5 महीने इसी तरह चल रहा था। इवन अगर कोई बहुत स्क्रॉल करे सोशल मीडिया पे एंड तक, तो मेरे स्टार्टिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ येलो और ब्लू कलर के हैं। Okay. तो लेकिन आई गॉट माई ऑर्डर इन जुलाई, पहला ऑर्डर, एंड छोटी छोटी बटरफ्लाइज का था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि
मुझे था तो कि मिला। ऑर्डर तो मिला है। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए इजी था क्योंकि मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उस टाइम पे इन सारी चीज़ों से, अपने आप को Okay, उस okay. इमोशनल ट्रॉमा की वजह से। एंड आई मेड उसी साल दिसंबर में बिकॉज सर्दी हो जाती है, आई मेड 50,000 एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने 50,000 Earn बना किए लिया अपनी है, पहली यार। पहली दफ़ा बनाया है। और इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी, जब मेरे भाई की डेथ हुई तो आई गॉट अटैच विद एनिमल्स सो मच। हमारे घर एक बिल्ली आती थी, उसको दूध पिलाना शुरू किया, वो हमारे घर ही रहना शुरू हो गई। मैं बहुत डरती थी जानवरों से, लेकिन उसने रहना शुरू किया तो मैंने बस उसको हल्का हल्का दूर से प्यार ऐसे करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही, बिल्लियों की आदत होती है वो मनोसियत हो जानबूझ गई, के हाँ। प्यार लेती हैं। फिर वो पास आना शुरू हो गई, फिर उसके बच्चे हुए, वो जो बच्चे हुए थे वो समझो मेरे बच्चे थे। वो so मेरे cute. ऊपर ही सोते होते थे, मेरे ऊपर ही, इवन वो फीड मनुष्य भी अपने हो बच्चों को मेरे ऊपर करवाती होती थी। मैं लेटी होती थी, उसने अपने बच्चों को मेरे पेट के ऊपर लटा देना और खुद भी लेट जाना और फीड That's करवाना। cute, that's और cute. तो अब मुझे ये बताएं कि अब तक आप जो काम कर रही हैं और आपने मुख्तलिफ ख़वातीन को इंगेज किया है, हाउ इज़ इट गोइंग? इट्स वेरी गुड। इनिशियली शुरू में इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस कि मैंने अपने भाई को ही लिए सपोर्ट करना है और मैंने खुद, उसके बाद मैंने अपनी इमोशनल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि गांव की औरतें दे आर वेरी अंडर प्रिविलेज्ड, वो चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हों लेकिन कोई सोर्स नहीं है, तो देन आई स्टार्टेड टीचिंग देम। आए आपको सिखाती हूँ, क्रोशे and भी सिखाया और आपने नेटवर्क जो भी है वो आपने उनको सारा सिखाया। एंड देन दे वर ईगर टू लर्न एज वेल। ये नहीं कि मैं अकेला तो चाहती आपने थी, खुद किससे सीखा? मैंने यूट्यूब से सीखा था। यूट्यूब से सीखा है। और आप कितनी फ्लुएंसी के साथ कर रही हैं? बिकॉज आदत हो आई गई, बिलीव practice। पैशन, और हाँ। पैशन तो मैंने इसको कहती, मैं तो ऑब्सेशन कहती, बिकॉज इट्स लाइक माई फर्स्ट प्रायोरिटी और इन अभी आपने एवरीथिंग। इतनी जल्दी जल्दी बनाया, आप बना रही हैं और ये भी आप बना के रही हैं, ये भी बताएं। ये मैं वो जो फ्रंट पे पड़ा हुआ है छोटा सा एक फ्लावर बुके, लाइलक कलर का। लवली। अच्छा, वो बना रही है लाइलक कलर का जो बुके पड़ा हुआ है छोटा सा, वो अभी आपका कितना टाइम लगेगा? ये बस थोड़ा सा 5-7 मिनट और। अच्छा, वेरी गुड। चलिए ज़बरदस्त, आप मेरी इसको जारी रखें। छोटी सी बेटी मेरी भी 10 साल की, उसने भी यूट्यूब से अभी अच्छा। सीखा है और उसने इतनी जुनून की हद तक 24 आवर में उसने सीख लिया और सीख के ऐसी ऐसी वो चीज़ें बना रही है। अब मैं बताती हूँ कि ये हैरान यूट्यूब ने जिंदगी हमारी कितनी आसान की है। यूट्यूब ने जिंदगी आसान तो अब कर आप मुझे दिया। बताएं हाँ। और आप हमें क्या बताने हाँ, वाले हैं? मैं अच्छा, इसका- सॉरी, मुझे ब्रेक लेनी है। हम हाँ, ब्रेक के बाद बिल्कुल जब break वापस आते हैं तो फिर हम मजीद और फेस के के भी लिए जानते हैं। बताऊंगी फेस के लिए बताएंगे। बिल्कुल, चले ज़बरदस्त। नईमा आपा और नायाब गौहर हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। नईमा आपा और नायाब गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। नायाब के हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और वो जल्दी जल्दी कुछ बना रही हैं। मीनवाइल हम ज़रा नईमा आपा से ज़रा कुछ आप हमें स्किन के हवाले से बताने वाली हाँ थी। जी, मैं स्किन के हवाले से बताने वाली थी। ये देखिए, साथ में मैंने आप लोगों की गर्मी का तौड़ भी करना है कि आप लोगों की जो स्टमक में गर्मी है या गर्मी का मौसम है उसका भी इलाज हो। इसमें स्पेशल जो है वो ख़वातीन जिनको कहते हैं ना कि हमल है लेकिन उस गर्मी की वजह से उनको फिर खुदा न खास थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए भी स्पेशल दवाई है, एक ख़ास तौर पे उनके लिए है। लेकिन वैसे अमूमन जिनको भी गर्मी है, मैदे में गर्मी है, तो उसके लिए ये देखिए, ये है मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है इतनी सी, ठीक है, इतना सा पीस मुल्तानी मिट्टी का लिया और रात भर इसको पानी में भिगो दिया। ये देखिए नीचे बैठ गई है, ठीक है। अब आप लोगों ने भी, और वो जो मर्ज मैंने बताया उसके लिए भी, और गर्मी से बचने के लिए आप लोगों ने पानी पी लेना है ऊपर का। अच्छा। ठीक है, ये मुल्तानी मिट्टी जो बच जाएगी, इसके अंदर आप लोगों ने ये करना है कि पुदीना जो है, पुदीना सिर्फ पुदीना वो ना कीजिएगा, कभी चटनी डालो फिर लाल हो जाओगे। चटनी भी डाल, सिर्फ पुदीना और धनिया अच्छे तरीके से रगड़ के इसी मुल्तानी मिट्टी के अंदर मिला के आप मास्क बना ले। ये मास्क चाहे बेशक आप 15 दिन रखें, इसका कोई साइड अच्छा। इफेक्ट नहीं है, ना पुदीने का ना होगा ना इसका। सिर्फ ये करना है कि आपका सन ब्लॉक भी बनेगा। आप लोगों ने चूल्हे के सामने जाने से पहले, बाहर सन में निकलने से पहले, ये इसका एक हल्की सी लेयर फेस पे लगानी है। एक्नी भी इससे आपकी कंट्रोल होगी, और जो फालतू सिबब जिसको हम बोलते हैं, ऑयल जो आ जाता है, ये उसको भी कंट्रोल करेगा। और आपके इसके फेस के जितने भी ओपन पोर्स के जो मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कवर होंगे। आपकी स्किन ब्राइट होगी इसकी वजह से। जो और दूसरा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, छाइयों का इलाज। अच्छा। या वो इलाज जिसकी वजह से कि छाइयाँ होती हैं अंदर की गर्मी की वजह से, वो जल्दी से क्विकली है। ये बहुत ही सस्ता सा आसान सा इलाज है। ये छोटी 1 चम्मच आप लोगों ने जो है, ये वाली छोटी चम्मच है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटी चम्मच आप लोगों ने लेनी है सौंफ की।
ठीक है। ठीक है। साथ में 2 से 3 ये सब्ज़ इलायची हमने ली है, ठीक हो गया। और 1 चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर डालना है अरके गुलाब। अरके गुलाब, अरके गुलाब, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने 1 चम्मच अरके गुलाब डाल के पानी पकड़ाइएगा मुझे। जी जी, ये लें। ये सिर्फ ये सिंपल सा, ये छोटी छोटी, वही किचन में हुस्न है और किचन में ही सेहत है। ये देखिए किचन के अंदर से ये सिंपल, ये देखिए कितना ये खूबसूरत आप लोगों का गिलास बन गया है। तो आप लोगों ने करना ये है कि इसको रात भर इसी तरीके से पानी के अंदर सोख रहने दें। इसी तरीके से सौंफ, इलायची और अरके गुलाब, ये आपके मैदे के तमाम मसाइल को मसाइल का हल है। और जो मुंह से बू आती है, जो पसीने से बू आती है, उसका इलाज है। और दूसरा, जिनको गर्मी की वजह से या स्किन टैन, सन टैन की वजह से छाइयाँ बनती है, अपर लेयर मुलाजमा, जो इंशाल्लाह इसके और ये जो मास्क मैंने बताया इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100% ये इलाज है। ये छोटी सी सस्ती सी चीजें हैं, जबरदस्त। और किचन में तो ये आम घरों में मौजूद होती हैं, जब किचन में ही मौजूद होती हैं। जैसे ये देखिए, अब गर्मी आ गई है ना, गर्मी में देखिए ये सत्तू है और ये शक्कर है, 2 चीजें मिलाएं। हाँ, और बेस्ट चीज है ये तो। मैं बहुत शौक से पीती हूँ। और ये सत्तू भी अक्सर जो खालिस होते हैं वो वही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें भी मिलावट आ गई है। गंदम मिला देते हैं, आटा मिला देते हैं उसके अंदर, पैकेट्स में ऐसे अवेलेबल होती है। ये जो खालिस चक्की से निकलता है ना, वो वाला। फिर मैं फेस का एक और आपको बताना चाहूँगी। देखिए, वैसे तो इसके बारे में कहा जाता है कि अगर गर्मियाँ आई हैं, खरबूजा आया है और फिर आपके गुर्दे में पथरी रह गई, मसाने में गर्मी रह गई, तो ये फिर आपका कसूर है। ठीक है, हाँ जी, ये फिर आपका कसूर है। जिस मौसम की सब्जी हो, जिस मौसम का फ्रूट हो, अगर आप वही पेट भर के खाएंगे 2-3 बार, तो इंशाल्लाह आपको ये हेल्थ के मसाइल होंगे नहीं। लेकिन इसके छिलके से लेके और इसके खरबूजे के बीज तक हर चीज़ में शिफा है, हर चीज़ में शिफा है। इसका ये करना, आपने खरबूजा खाना है, इसका छिलका और इसके बीज सुखा लेने हैं। जब ये नहीं होते, तो खरबूजा नहीं होता, तो आपने सिंपल पानी के अंदर मिक्स करके जब वो आप पियेंगे, तो गुर्दे मसाने की गर्मी का तोड़ है ये। गुर्दे मसाने की गर्मी का तोड़। और सेकंड ये है कि जो इसका गुदा जो हम खाते हैं खरबूजा, उसको थोड़ा सा मैश करके ये जो ड्राई मिल्क होता है, ड्राई मिल्क के साथ आप उसकी क्रीम बनाएं, पेस्ट आप फेस पे लगाएं। जैसी वो पिंक और वाइट क्रीम बनेगी, आप भी वैसे पिंक और वाइट हो जाएंगे। क्या बात है, ये सबने आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, हर चीज का गट ठीक होगा तो आपका सरफेस ठीक होगा। जब आपका सरफेस ठीक होगा तो आप वैसे खूबसूरत नजर आएंगे, तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त। चले जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो नायाब का बुके बन गया है, हम उस पर बात करेंगे। और भी बहुत सारी क्यूट चीजें मौजूद हैं, जरा थोड़ी सी डिटेल लेंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरे मुँह ऐसे हो रहा है। अच्छा चले जी, अब हम ज़रा ये बुके दिखाएंगे आपको, जो क्यूट सा नायाब ने अराउंड 7-8 मिनट्स में कंप्लीट किया है। ये बहुत क्यूट सा है। कोई कैमरा अगर मुझे कैप्चर कर लेगा तो दैट्स मोर देन वेल डन। और ये अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा मैं बताएं कितना टाइम लगता है। और ये सब आपने कुछ टॉयज़ बनाए हुए हैं, कुछ आपने फ्लावर बुकेज बनाए हुए हैं। ये देखें जी, ये क्यूट। आप बोले आप ओके, तो टॉयज़ जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अपैरल, कपड़ों के। उसकी वजह ये होती है कि ये एक तो छोटे छोटे से होते हैं, दूसरी बात इनको बहुत टाइटली बनाना पड़ता है ताकि अंदर जो फिलिंग करते हैं वो ना बाहर आ जाए। अच्छा। तो जो सबसे छोटा टॉय है, फॉर एग्जांपल ये जो वाइट वाला टेडी पड़ा हुआ है, ये अराउंड 1 दिन में बन जाता है। 1 दिन लगता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको 3-4 दिन लगाएंगे। 3-4 दिन लगता है। यस। और जो बड़े वाले हैं, उनको कोई बिगिनर है तो वो तो 2-3 हफ्ते लगा देगा, और जो थोड़ा एक्सपर्ट है वो 3-4 दिन में बन जाता है, कंप्लीट बन जाता है। मुझे ना आप अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स का बताएं। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, अगर आपको कोई राब्ता करना चाहता है तो कहाँ पे कर सकते हैं? हर जगह पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, हर जगह पे सेम यूजर नेम है, नायाब बाय नायाब गौहर। एंड नायाब बाय नायाब गौहर, ये आपका पेज है। ओके। और लोगो सेम है जो टैग। अच्छा, अभी मैं आपको इस शो स्टॉपर दिखाने वाली हूँ तमाम प्रोडक्ट्स का, जो कि मैंने बहुत देर से संभाल के रखा हुआ था। ये इतने क्यूट फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि अच्छा, ये अब नजर नहीं आएंगे। देखिए, ये बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए दीज आर लाइक फ्लिप फ्लॉप्स।
और ये उनको पहना सकते हैं आप, जिनको मदर्स को बहुत शौक होता है अपने बच्चों को तैयार करने का। वैसे तो बहुत क्यूट है और ये अब तक की बेस्ट चीज़ है। ये बहुत क्यूट। किसकी ऑर्डर करते हैं लोग? हाँ, ऑर्डर करते हैं। ये बेसिकली हमने एग्जीबिशन के लिए बनाए थे, लोगों को दिखाने के लिए कि हाउ क्यूट थिंग्स आर व्हेन इट कम्स टू बेबी। कितना क्यूट लग रहा है ये। मेरे ऐसे करके आप फ्लिप फ्लॉप्स की तरह इनको पहना सकते हैं, कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अब ये बताएं कि आपने जो आपका काम है इसको आपने फर्दर सोचा है, आप एक्सपैंड करेंगी या ऑनलाइन आपने इसको बेस रखना है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नायाब? करंटली हमने एक ऑफिस लाहौर में ओपन किया है, फैसल टाउन में, जहाँ पे हम अपने B2B कस्टमर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं। अच्छा, हम बल्क वाले ऑर्डर्स भी कैटर करते हैं और फ्यूचर में हम इंटरनेशनली पहले ही एक्सपेंड कर गए हैं, बट अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि हम ज़्यादा उसको ज़रा करना चाह रहे हैं ज़्यादा कंट्रीज़ में। और आई वॉन्ट टू ओपन अ क्राफ्ट कैफ़े इन लाहौर। इंशाल्लाह यू विल। और इतना अच्छा आपका क्राफ्ट है तो आप उसको डेफिनेटली करेंगी। ये आपकी विश लिस्ट है और आप इसको मैनिफेस्ट करें। इंसान ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट करता है उसको इंशाल्लाह कामयाबी मिलती ही मिलती है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपका जर्नी इट्स वेरी इंस्पिरेशनल और आपने जिस तरह से जिन हालात के अंदर अपने इस ब्रांड को स्टार्ट किया और अभी आप जहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला नियतों का अजर देता है और आपको आपकी अच्छी नियत का अजर एट द एंड ऑफ द डे लाजमी मिल भी रहा है और मिलेगा भी। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इन द एंड हमारे देखने वालों को कुछ भी कहना चाहें आप? आई जस्ट वांट टू शेयर के मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आके कहते हैं कि हाथ से बनी हुई है तो इतनी महंगी क्यों है, बट दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ना सिर्फ टाइम लेती हैं बल्कि इट टेक्स योर एवरीथिंग। आप अपनी हर चीज़ इसमें लगाते हैं, हाथों की मेहनत, दिमाग, और फिर सिर्फ बनाने वाला ही नहीं इसमें इन्वॉल्व होता, ऊपर एक और टीम होती है जिन चीज़ों को मैनेज करी थी ताकि आपको एग्जैक्टली अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर हो। तो हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, तो हर चीज़ की वर्थ है और Exactly. ये जाहिर है हैंडमेड चीज़ की वर्थ दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। इवन सम टाइम लोग आके बहुत बुरी बुरी बातें बदतमीजी कर जाते हैं। That's very bad. Yeah. That's wrong. अगर आपने नहीं खरीदी आप ना खरीदें। yes. आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। That's wrong. अच्छा जी, हमारा croissant रेडी हो गया है, सैलड रेडी हो गई है। थोड़ी प्रेजेंटेशन उसकी भी दिखा दें हमें और बता दें सैलड में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं? उसमें कैप्सिकम है, एप्पल है, ऑनियन है, टमाटोज़ हैं और फ्रेंच मस्टर्ड है और सराचा सॉस है। ठीक है। और साथ ये क्रोसेंट चिकन रेडी किया हुआ है, वो बिल्कुल उसमें croissant आप कैप्सिकम। किसी भी तरह का मार्केट से ले सकते हैं? जी मैम, और उसमें किसी भी। फिलिंग किया आपने जो जी। आपने बैटर बनाया था? हाँ जी, right? ऐसे हैं। चलिए, चिकन मैंने जबरदस्त। खुद रेडी किया और जो उनसे क्रोसे तो मार्केट से मिलती हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जब्बार शाह जी, साहब, thank बहुत you शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। नईमा आपा, इन द एंड आप क्या कहना चाहेंगी इन देसी टोटकों पे, और कुछ रह गया तो जल्दी से आप हमें वो भी बता दें। हाँ जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये देसी टोटकों पे मैं ये कहना चाहूँगी। देखिए, आयुर्वेदा स्टार्ट से डे वन से जब से हमारी जद चली उस वक्त से हॉस्पिटल नहीं थे, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी, तो हमें इसी को प्रमोट करना चाहिए, नेचर को प्रमोट करना। जिस तरह मेरा स्लोगन है बैक टू नेचर, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि नेचर के करीब आओ, बीमारियों से बचो। जितनी शरह आबादी बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा उतनी ही बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल भी कम पड़ रहे हैं। तो मैं अपनी आवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखें, नेचर से करीब रहें, नेचुरल चीज़ों से आप जुड़े रहें। तो ये बीमारियां, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में जितने भी मेरे रिलेटिव, मेरे कज़न्स रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो ये बताते हैं कि यहाँ के डॉक्टर बहुत कम मेडिसिन देते हैं और बहुत इंसिस्ट करने के बाद या सीवियर कंडीशन में वो मेडिसिन देते हैं। वो इसके ज़रिए ही बाजी नेचर के ज़रिए ही इलाज करते हैं, इन्हीं चीज़ों से जिनको आप, क्योंकि मैं तो प्रमोट नेचर को कर रही हूँ। जिस तरह आपने बात की है इधर, तो मैं भी यही सेम बात यही है मेरी भी कि मैंने इन्हीं चीज़ों से अपनी प्रोडक्ट बनाई है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए लेके भी आऊँगी और मैं दिखाऊंगी। अपने प्रोडक्ट्स का नाम तो बताएं। हाँ जी, पाकीज़ा प्रोडक्ट के नाम से है, पाकीज़ा प्रोडक्ट, P.पाकीज़ा प्रोडक्ट, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इन्हीं चीज़ों से बनी। जिस तरह आप लोग मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते नईमा आपा के नाम से, तो इसी तरह मैंने बनाई पाकीज़ा जो वो पाकीज़गी से जुड़ी है। सारी चीज़ें घर में उसकी स्किन केयर की हैं, हेयर केयर की है, माउथ केयर की है, जो आपका फनल है जहाँ से चीज़ें हम सुबह उठते अंदर डालते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है उसके अंदर कि हम क्लोराइड डालते हैं मुंह में। जब आपका बीपी हाई होता है, शूट करता है, तो कहाँ मेडिसिन रखते हैं, एक गोली रखते हैं कहाँ, ज़बान के नीचे, और फ़ौरन से बीपी कंट्रोल हो जाता है। देखिए वो कितनी तेज़ चीज़ है। क्लोराइड जब मुंह में डालते हैं तो क्यों ना बीमारी का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जो माउथ सोल्यूशन बनाया उसके अंदर एलम का इस्तेमाल किया, जो फिटकड़ी होती है, ये देखिए आपके सामने रखी हुई है फिटकड़ी, इसको मैंने फूल करके डाला है। आपका गट इंशाल्लाह ठीक रहेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बचेंगे। इसी तरह मैंने स्किन केयर की चीज़ें
अभी तक दुनिया में जहाँ तक सर्च हुई है सिर्फ मैंने बनाई है, जो पाउडर फॉर्म में आपका फेस वॉश है, पाउडर फॉर्म में ही आपका उपटन फेस वॉश है, पाउडर फॉर्म में मास्क बनाए, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे तो उसकी फिर लाइफ स्टार्ट होती है। ओके। क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फिर आपको उसके अंदर केमिकल का 110% ऑर्गेनिक है, पाकीज़ा प्रोडक्ट। पाकीज़ा प्रोडक्ट आप लोग lovely। सर्च कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे आपको जबरदस्त। मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच नईमा, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका। नायाब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। कि आप लोग Thank you। तशरीफ लाए। जुबार शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे जी, उन्होंने भी हमें कुछ अच्छी रेसिपीज़ बताई हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।